अब देखते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो सबसे पहले देखते हैं हम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। अब हमको उन लाइन्स को बताने इस चैप्टर में जो हमको ये बताया द एलिंग प्लैनेट मतलब जो ग्रह है हमारा वो बीमार ग्रह है। तो ये कौन सी लाइन से हमको पता चल रहा है, तो वो फ्यू लाइन्स को हमको एज एग्जाम्पल और एज आंसर इसमें लिखना है। सो द आंसर इज द लाइन सपोर्टिंग द टाइटल द एलिंग प्लैनेट आर। कौन कौन सा लाइन है आप देखिए यहाँ से है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स एज पोस्ट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स impoverized लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। ओके, सबसे फर्स्ट ये वाला आपका लाइन है। सेकेंडली ये ओके तो सबसे पहले हमको बोल रहा है कि जो अर्थ का वाइटल साइंस है मतलब जो अर्थ का हमारे इस पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन है वो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही हेल्थ को डिक्लाइन कर रहे हैं। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए मीन्स आने वाले जनरेशन के लिए एक ऐसा प्लानेट ऐसा ग्रह छोड़ करके जाएंगे जिसमें सारे जो डेजर्ट्स रहेंगे लैंडस्केप रहेंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। मीन्स उसमें फर्टिलिटी नहीं रहेगी, ना ही उसमें ग्रासलैंड्स रहेंगे और हमारा ये जो पर्यावरण है वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और एक और लाइन है जो हमको ये रिफ़र करता है वो कौन सा आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। मानव इतिहास में पहली बार ये देखा गया कि हम लोग जो कंसर्न रख रहे हैं सहानुभूति के लिए कि सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, साथ साथ जिस प्लैनेट में मीन्स अर्थ में जहाँ हम रहते हैं हमारा वो अर्थ भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अनदर लाइन इज वी हैव बिगन टू टेक अ हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ठीक है, हमारे अस्तित्व का एक हॉलिस्टिक व्यू, हॉलिस्टिक मीन्स अ कंप्लीट व्यू, पूरी तरीके से जो दृश्य होगा वो हम क्या करते हैं, हमने शुरुआत किया है। तो ये फ्यू लाइन्स है जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं जो हमको एलिंग प्लैनेट को लेके हमारे बीमार ग्रह को लेकर के ये लाइन्स हमको सपोर्ट करते हैं, मीन्स हमको शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? आपको याद होगा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो लुस्का है, जाम्बिया का जो लुस्का है वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस था। वो इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। ठीक है, और इस नोटिस से हमको क्या पता चलता है। So the answer is the notice the world's most dangerous animal signifies that human is dangerous for the environment and the entire ecology. Human has deteriorated the planet and the harm done by him is incalculable and beyond repair. इस नोटिस से हमको ये पता चलता है कि जितने भी ह्यूमन हैं मतलब जितने भी इंसान लोग हैं वो क्या हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के, हम लोग खुद ही क्या हैं, बहुत ज़्यादा हम खतरनाक हैं, हम हार्मफुल हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने इकोलॉजी के लिए। और जो ह्यूमन है उसने क्या कर दिया है, प्लानेट को, ग्रह को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। हम अपने ही प्लानेट को हार्मफुल पहुंचा चुके हैं, हार्म पहुंचा चुके हैं। और हम हार्म कैसे पहुंचा चुके हैं, तो सारे ग्रासलैंड्स को एंड करके, जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको ख़त्म करके और एनवायरनमेंट को अपना पॉल्यूट करके, इस तरीके से हमने अपने एनवायरनमेंट को क्या कर दिया है, हार्मफुल पहुंचा दिया। और हमको इसे रिपेयर करने की ज़रूरत है, अपने इस एनवायरनमेंट की मरम्मत की ज़रूरत है। अब हम ह्यूमन बींग्स को ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बिंग डिप्लीटेड। किस तरीके से जो पृथ्वी का सिद्धांत है बायोलॉजिकल सिस्टम को लेकर के वो कैसे डिप्लीट हो गया, कैसे ख़त्म हो गया। सो द आंसर इज द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर, देखिए यहाँ पे हमने जो चैप्टर में 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़े थे तो वो कौन कौन सा है आपका, फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। ये चारों जो हैं, ये चारों सिस्टम हमारे अर्थ को लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है। दे प्रोवाइड ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, और ये हमारे उद्योग के लिए कच्चा माल हमको प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं।
Excessive use of resources of this biological system are causing fisheries to collapse, forest disappearance, deterioration of the croplands and converting grasslands to barren wasteland। और गलत इस्तेमाल जो हम इन चारों बायोलॉजिकल सिस्टम का कर रहे हैं उससे हमको क्या नुकसान हो रहा है कि जितने भी जो फिशरीज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जितने भी जो फॉरेस्ट हैं वो गायब होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, जितने भी जो क्रॉपलैंड्स हैं जिसमें हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो सारे के सारे भी नष्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा ग्रासलैंड है वो बंजर होकर के एक वेस्टलैंड बन जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why does the author aver that the growth of world population is one of the most and strongest factor distorting the future of human society? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? सो द आंसर इज The author avers that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society because overpopulation leads to hunger, poverty and unemployment. ऑथर ने इसलिए कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे समाज के लिए, हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके वजह से क्या हो रहा है, लोग भूखे रह जा रहे हैं, गरीब रह जा रहे हैं और बेरोजगार रह जा रहे हैं। इट ऑल्सो कॉजेज़ द प्रेशर अपन द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। साथ ही साथ ये हमारे पृथ्वी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका जो सिद्धांत है उस पर भी वो प्रेशराइज्ड कर रहा है, फोर्स कर रहा है। देयरफॉर वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कीपिंग अप विथ पुअर्टी। ओके, इसलिए हमारे पास ये चॉइस है, ये ऑप्शन है कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करें, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रण करें, या फिर ऐसे ही गरीब रहें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, और इसमें कहा गया है डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4। जितने भी जो हमको टॉपिक्स दिए गए हैं उसको क्या करना है, आप लोगों को एक ग्रुप बनाना है, उसमें ग्रुप में 4-4 लोग रहेंगे आप लोग को, और आपस में आपको डिस्कस करना है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। ओके, सो ये फिजिकल एक्टिविटी है, इसको ज़रूर आप लोग डिस्कस करिएगा ग्रुप में कि ताकि आपको सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने मिले। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। ये जो टॉपिक, ये जो लाइन हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो भी लॉज होते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो हमारे इंडिया में ना तो उसको सम्मान किया जाता है और ना ही उसको हम फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो द आंसर इज़ I completely agree with the statement that laws never respected nor enforced in India। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमारे इंडिया में लॉ को ना तो रिस्पेक्ट किया जाता है और ना ही इन्फोर्स किया जाता है। We see the violation of the basic laws like wrong overtaking, signal breaking, overspeeding, स्पीडिंग एट्सेट्रा। और हम देखते हैं कि जो भी बेसिक लॉ, जो साधारण से नियम बनाते हैं लोग, उसको भी क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसको डिफरेंस कर देते हैं। जिस तरीके से रॉन्ग ओवरटेकिंग मीन्स जब रोड पे बाइक, साइकिल, 4 व्हीलर जो भी ड्राइव करते हैं तो उसमें लोग ओवरटेकिंग लेने लग जाते हैं, सिग्नल को भी तोड़ देते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पीड में वो चलाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग लॉज को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। There are various more serious examples which clearly shows that laws neither respected not strictly enforced in our country। और इन सब के अलावा बहुत ही गंभीर बोल सकते हैं हम उदाहरण भी है जो ये बताता है हमको कि हमारे भारत में ना तो लॉ को रिस्पेक्ट किया जाता है और ना ही उसको फॉलो किया जाता है। कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर आर सेड टू बी एबोलाइज्ड इन इंडिया बट आर स्टिल इन प्रैक्टिस। जो कास्टिज्म मीन्स जात पात का जो भावना होता है, लोगों में छुआछूत की जो भावना होती है, जो बांधिए लेबर की भावना होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इसको गवर्नमेंट के थ्रू एबोलाइज कर दिया गया था, नॉट अलाउड कर दिया गया था। फिर भी लोग उस नियम को, उस रूल को नहीं मानते हैं और आज भी अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म ये सारे चीज़ आज भी चलते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Are we to leave our successors caused planet of advancing deserts, impoverished landscape and an ailing environment? क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक जला हुआ डेजर्ट, एक जला हुआ प्लानिट छोड़ कर के जाएंगे जिसमें जितने भी जो लैंडस्केप है वो पुअर रहेंगे, मींस उसमें ना फर्टिलिटी रहेगी, ना ग्रासलैंड, ना क्रॉपलैंड, कुछ नहीं रहेगा। तो क्या हम अपने सक्सेसर के लिए एक बीमार प्लानिट या फिर बीमार एनवायरनमेंट छोड़ कर के जाएंगे? सो द आंसर इज़
For the first time in human history, there is a growing worldwide awareness that the earth itself is a living organism and enormous being of which we are parts. मानव इतिहास में सबसे पहली बार ये देखा गया कि पूरी दुनिया में लोगों में ये जागरूकता आई कि जो हमारा पृथ्वी है वो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक बहुत बड़ा एनर्मस बीइंग, ह्यूज मीन्स एक बहुत बड़ा है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक हिस्सा है, एक छोटे से टुकड़े हैं कह सकते हैं हम पूरे अर्थ में. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved constantly. ओके, मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि मेटाबॉलिक नीड्स क्या होते हैं. जो हम डेली रूटीन में जो भी काम हम करते हैं उसको पूरा करने के लिए हमको जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट मीन्स अवर मेटाबॉलिक नीड्स. उसी तरीके से जो अर्थ होता है उसको भी अपने मेटाबॉलिक नीड्स की ज़रूरत होती है. साथ ही साथ जो वाइटल मीन्स जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं उसका भी हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए, मीन्स उसको हमको संभाल के रखना चाहिए. द अर्थ्स वाइटल साइंस, okay, first of all correct the spelling of sign. Okay, the earth's vital signs reveal a patient whose health condition is deteriorating. और अर्थ का जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन वो क्या है कि वो एक पेशेंट की तरह उसका हेल्थ क्या होते जा रहा है, डिटोरियोट होते जा रहा है, मीन्स ख़राब होते जा रहा है. The mankind has decided to be good stewards of the planet Earth and responsible trustees of the legacy to future generation. और हम ह्यूमंस को, हम इंसानों को क्या करना चाहिए कि हम एक बहुत अच्छे स्टेवर्ड्स मीन्स बहुत अच्छे रक्षक, गार्ड्स बने अपने अर्थ के, ताकि हम लोग अर्थ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. इतने रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़, मतलब इतने हम खुद रिस्पॉन्सिबल बने, ऐसा ट्रस्टीज़ बना ले ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने अर्थ को प्रोटेक्ट रख सकें. The 1987 report of the Worldwide Commission on Environment and Development in 1987. Okay, in 1987 report of the World Commission on Environment and Development stated that we need a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. Okay, 1987 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये रिपोर्ट कहाँ से आया था, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की 1987 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमको ये बताया गया कि हमको क्या चीज़ को विकास करना है, किस चीज़ का डेवलपमेंट करना है. तो वो ये है कि जितने भी जो प्रेजेंट में लोगों का नीड है उसको हमको क्या करना है, फुलफ़िल तो करना है, उसी के लिए हमको विकास करना है कि जो आज हमको ज़रूरत है हम अपने ज़रूरत का विकसित कर सकें, लेकिन हम अपने फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको जो ज़रूरत होगी या फिर उनको जो ज़रूरत पड़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए हम आज की अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे. जैसे कि दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. हमको अपने नेचुरल वर्ल्ड को, जो हमारा प्राकृतिक जो पूरी दुनिया है, उसको स्ट्रिपिंग नहीं करना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी उसको उन लोग फुलफ़िल कर पाएंगे. With this concept of sustainable development, man has realized the need of a partnership-based system on Earth instead of the domination-based system. और इस तरीके से ह्यूमन बींग को ये रियलाइज़ करना चाहिए, या फिर ह्यूमन बींग ने ये रियलाइज़ किया कि हम अगर अपने अर्थ को लेकर के, अर्थ के विकास को लेकर के हम अगर डोमिनेशन बेस्ड सिस्टम, मतलब अकेले अकेले कुछ काम करना चाहेंगे तो ये क्या है, आपका सक्सेस नहीं होगा. इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप बेस्ड सिस्टम के थ्रू अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मीन्स एकजुट हो करके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. हमने अपना ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से नहीं पाया है, बल्कि हमने अपने जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनसे उधार ले रखा है. तो इसको हमको डिस्कस करना है. सो द आंसर इज़ the above statements of Lester Brown clearly affirms that only this kind of approach can guide us to save the planet for the future generation of the people. जो ऊपर दिया गया है जो सेंटेंस, उसको लेस्टर ब्राउन ने ये क्लियर किया, ये स्पष्ट किया है कि इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो वो हमको, अगर ये सोच हमारे दिमाग में है तो इस सोच के अकॉर्डिंग हम खुद को गाइड कर पाएंगे कि हमको अपने फ्यूचर जनरेशन में जो लोग आएंगे, जो बच्चे आएंगे, इस तरीके से हम उनके लिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं.
It is the duty of the current generation to be good stewards of the planet and to safeguard it, as the earth is also available natural resources wisely and hand over a healthy planet to our children and not the ailing one. और प्रेजेंट जनरेशन मतलब हमारा ये ड्यूटी, हमारा ये कर्तव्य है कि हम क्या कर बने, अपने अर्थ के एक अच्छे गार्ड बने, एक अच्छे स्टीवर्ड्स बने, एक अच्छे रक्षक बने, ताकि हम अपने अर्थ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, जिससे हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को एक नेचुरल रिसोर्स हम प्रोवाइड कर पाएंगे, और ना ही हम अपने बच्चों के हाथों में एक एलिंग प्लानेट मीन्स एक बीमार ग्रह ना दे करके हम उनको एक हेल्दी प्लानेट दे पाएंगे. Okay, so it is our duty to respect, to protect our environment. And the next question is the problems of overpopulation that directly affect our everyday life. जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो हमारे हर एक दिन, गुजरते हुए दिन को क्या करती है, हमारे लिए वो एक समस्या ही है. So the answer is overpopulation leads to many problems that are badly affected mankind and natural resources. बढ़ती हुई जनसंख्या हम लोगों के लिए, सभी इंसानों के लिए और जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है. इट इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. और ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए क्या है, ये एक जड़ है. ओवर पॉपुलेशन रूट है उसका. इट लीड्स आर फोर्स टू लिव इन अ डिस्ट्रेस्ड लाइफ. ठीक है, और इसी के वजह से हम बहुत ही तनावग्रस्त ज़िंदगी जीते हैं. दे फेसेस स्टारवेशन. कई लोगों को ओवर पॉपुलेशन की वजह से स्टारवेशन मतलब भूख की कमी होना, भूखा रहना, ये समस्या भी सामना करना पड़ता है. इट ऑल्सो कॉजेज़ बर्डन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. और इसके वजह से एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आता है और हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानियाँ आती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग कंज्यूम्ड रैपिडली टू मीट द डिमांड ऑफ पीपल. और जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं. क्यों? लोगों की डिमांड, लोगों की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि लोगों की जनसंख्या बढ़ चुकी है. ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का. The phrase inter alia means among other things is one of the many Latin expressions commonly used in English. Okay, inter alia वर्ड हमने चैप्टर में भी पढ़ा था जिसका मतलब होता है आपस में, जो कि एक लैटिन वर्ड है इंग्लिश में. फाउंड आउट व्हाट दिस लैटिन फ्रेजेस मीन. जिस तरीके से इंटर एलिया एक लैटिन वर्ड है उसी तरीके से कुछ और लैटिन वर्ड हमको गिवन है और उसके मीनिंग हमको फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए, सबसे पहले हमको दिया है प्रीमा फेसी एंड एड हॉक, इन कैमरा, एड इन्फिनिटम, ये एक साथ है, म्यूटेटीज़, मुटांडीज़, कैविट, टैबुलर रासा. सो वन बाय वन इसका मीनिंग हम समझेंगे. सो द फर्स्ट इज़ प्रीमा फेसिया. ऑन द फर्स्ट व्यू, प्रथम दृष्ट जो होता है या फिर प्रथम दृष्टिया जो होता है, दैट मीन्स प्रीमा फेसिया. सेकेंड इज़ एड हॉक. एड हॉक, जितने भी वर्ड्स दिए हैं स्टूडेंट ये सारे लैटिन वर्ड हैं इंग्लिश में. एड हॉक मीन्स क्या होता है, फॉर दैट स्पेशल एम, तदर्थ. ओके, नेक्स्ट इज इन कैमरा, अंडर ऑब्जर्वेशन, निगरानी में. नेक्स्ट इज एड इन्फिनिटम, अप टू इन्फिनिटी, अनंत काल तक. नेक्स्ट इज मुटाटीज, मुटांडीज, विथ नेसेसरी चेंजेस, आवश्यकता से. एंड नेक्स्ट वर्ड इज कैविट, बीवेयर, कैविट एक्टर, लेट द डूअर बीवेयर मीन्स चेतावनी देना किसी को. टैबुलर रासा, इट्स मीन्स अ स्मूथ टेबल, एक चिकना टेबल. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स लैटिन वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग ये होते हैं जो अभी हमने रीड किए हैं. ओके, और उसके हिंदी मीनिंग भी हमने यहाँ पे समझ लिए हैं. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग विद द वर्ड्स का. लोकेट द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द टेक्स्ट एंड स्टडी देयर कॉनोटेशन. अब हमको नीचे में कुछ फ्रेजेज सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसका हमको कॉनोटेशन मीन्स अर्थ समझना है. ग्रिप द इमेजिनेशन ऑफ, सबसे पहले दिया गया है ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ. उसका मीनिंग क्या होता है, वन कैन नॉट रिकॉल मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेसेस. अगर हम देखें ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ मतलब सोचने में मजबूर करना. ठीक है, जब कोई मानव इतिहास का
कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा क्षण जिसको वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, याद कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका जो इमेजिनेशन है, उसकी जो कल्पना है, उसमें उसका ग्रिप्ड नहीं है एंटायर ह्यूमन रेस, मतलब पूरे ह्यूमन रेस को लेकर के जो इमेजिनेशन वो कर रहा है उसमें उसका ग्रिप पकड़ नहीं है। ये मीनिंग होता है ग्रिप द इमेजिनेशन ऑफ, मतलब किसी को सोचने में मजबूर। नेक्स्ट इज dawned upon, meaning is thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. dawned upon means क्या हुआ, भोर हो जाना, भोर होना means एक अच्छा, एक नया सवेरा होना, ठीक है। नंबर ऑफ़ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज़, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में देशों के लिए उनको थैंक यू कहा गया है कि उन्होंने जो मेहनत किया है किसको लेकर के, कि लोगों में वो क्या कर सके, अवेयरनेस, जागरूकता ला सके, जिसके वजह से इस दुनिया के जो सबसे ख़तरनाक जानवर हैं उनके अंदर जागरूकता लाने का एक नया सवेरा कर सके। इसलिए इस दुनिया के अलग अलग एजेंसीज़ को हमारा धन्यवाद। नेक्स्ट इज़ अशर्ड इन, अशर्ड इन मीन्स शुरुआत करना। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. Okay, emerging new world vision का शुरुआत कब हुआ है, हमारे era of responsibility means हमारे जिम्मेदारी के दौर पे। Next is passed into current coin, current coin में passed, इसका मीनिंग क्या होगा, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. फेलिसिटियस वर्ड्स मीन्स वेल चूजन वर्ड, जिसको अच्छे तरीके से हमने सिलेक्ट किया हो। सो पास्ड इनटू करंट कॉइन मीन्स कि किसी ने भी ये स्पष्ट तौर पे करंट कॉइंट ऑफ इंग्लिश का जो यूसेज है, उसका इस्तेमाल है, उसको अपने वेल चूजन वर्ड्स में कहा है। नेक्स्ट इज़ पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर, ये तो सुन के ही हमको पता चल रहा है फ्यूचर में जाने के लिए जो पासपोर्ट, वो क्या है हमारा, द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स डू नॉट नेसेसरली सिग्नल और डिमाइज, इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। जो पर्यावरण की हमारी समस्या है वो हमारे मृत्यु का कोई सिग्नल नहीं है, बल्कि वो हमारे फ्यूचर का, हमारे भविष्य का एक पासपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द वर्ड्स ग्रीप, डाउन, अशर, कॉइन, पासपोर्ट हैव अ लिटरल एज वेल एज अ फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है। ये जो वर्ड है हमारा ग्रीप, डाउन, असर, कॉइन, पासपोर्ट, ये लिटरल मीनिंग भी है इसका और फिगरेटिव, लिटरल मीन्स शाब्दिक अर्थ भी है उसका और फिगरेटिव मीन्स अलंकारिक उसका मीनिंग भी है, ठीक है, उसका अर्थ भी है। राइट पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग इच वर्ड इन द लिटरल एज वेल एज द फिगरेटिव सेंस। अब हमको उसका सेंटेंस लिखना है जिसमें लिटरल शाब्दिक अर्थ भी हो और उसका अलंकारिक अर्थ भी हो। सो द आंसर इज ग्रीप, ग्रिप मीन्स पकड़ होना। I have my full grip over the situation, परिस्थिति में मेरी बहुत पकड़ है। During a storm, grip whatever you can. Storm मतलब तूफान के समय में grip whatever you can, इतनी पकड़ होनी चाहिए कि तुम कुछ भी कर सको। Next is dawn. Dawn means क्या होता है, dawn. Dawn और dusk आपको पता है, सूर्योदय और सूर्यास्त means भोर होना। Gradually everything began to dawn before him like flashes before him. हर एक चीज़ कब की शुरुआत या फिर हर एक चीज़ का नया सवेरा तब होता है जब हम कुछ करने का या फिर ठान लें या फिर सोच लें। द इंडिपेंडेंट इंडिया सॉ इट्स डॉन ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा ये स्वतंत्र भारत का सवेरा, एक नया सवेरा कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट इज अशर, इज नॉट आंसर, इट्स अशर। अशर मीन्स शुरुआत। When father asked Mazab, what have you brought? He assured Fatima ahead. My laboratory usher helps me during experiments. ये यहाँ से आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, ओके। तो जैसे ही फादर ने मज़ाब से, मज़ाब उनका बेटा है, तो फादर ने जब मज़ाब से पूछा कि तुमने क्या लेकर के आया है, व्हाट हैव यू ब्राउट, तुम क्या लेकर आए थे, उसने किस पे शुरुआत किया, तो उसने उसकी सिस्टर फातिमा पे अशर कर दिया। माई लेबरेटरी अशर हेल्प्स मी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। उसका जो लेबरेटरी या फिर मेरा जो लेबरेटरी शुरुआत है वो मेरे को एक्सपेरिमेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज कॉइन। कॉइन मीन्स तो आप लोगों को पता ही है। टेलीविज़न सीरियल्स हैव चिल्ड्रन कॉइन न्यू स्टोरीज। टेलीविज़न जो सीरियल्स हैं वो बच्चों को न्यू स्टोरीज़ के लिए कॉइन अप करता है। और हैव यू अ 5 रुपये कॉइन, एक कॉइन का मतलब तो ये हो गया, और सेकंड का ये कि क्या आपके पास 5 रुपये का कॉइन है। पासपोर्ट,
वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इज़ अवर पासपोर्ट टू फ्यूचर। एक अच्छा जो पर्यावरण है वो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक पासपोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पासपोर्ट टू ट्रैवल अब्रॉड। आपको विदेश में सफ़र करने के लिए सबसे पहले एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, थिंग्स टू डू। थिंग्स टू डू जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप लोगों को करके देखना है और इसके साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। आप थिंग्स टू डू इसमें जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आई होप कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।